दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। दोस्तों ये बात है 19वीं शताब्दी की। 1970 में एक ऐसा सानेहाना पेश आया कि जिसने इस मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। जिस तरह के हालात आज हम मिडिल ईस्ट में देखते हैं, कहीं ना कहीं इसकी जड़ें वहाँ से शुरू हुई थी। और आज जो हालात मिडिल ईस्ट में पेश आ रहे हैं, इसकी कहीं ना कहीं वजह सिर्फ 1970 में होने वाली एक वॉर से शुरू हुई थी। जी हाँ दोस्तों, हम जिस वार की बात कर रहे हैं वो वार है मिडिल ईस्ट में दो ताकतवर ममालिक की, जिनमें ईरान और इराक शामिल था, जो 1980 से 1988 यानी कि पूरे 8 साल तक चली थी। अब ये जंग क्यों हुई थी और इस जंग का नतीजा क्या निकला था, ये सब हम आपको अपनी इस व्लॉग में बताने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, ईरान इराक वॉर जो शुरू हुई थी उसकी वजह ये बताई जाती है कि ईरान में हाल ही में इनकलाब आया था, जिसकी वजह से ईरान में जो उस वक्त खुमैनी की हुकूमत थी, जो उस वक्त के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी थे, उन्होंने अपनी हुकूमत का आगाज़ इस्लामिज़म की बुनियाद पर किया था। यानी कि उन्होंने अपने मुल्क में इस्लाम को नाफिज किया था और कानून जो है वो शरीयत को नाफिज किया गया था। लेकिन ईरान के अलावा उस खित्ते में जितने भी ममालिक थे, जिनमें सीरिया, इराक और तुर्की वगैरह शामिल हैं और उनमें जॉर्डन भी है, उन लोगों ने सख्ती से इस्लाम को नाफिज नहीं किया था, बल्कि उनमें कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी, एक लिबरलिज्म शामिल था। और इराक और सीरिया में ईरान की तरह मेजॉरिटी में रहने वाली पॉपुलेशन शिया हजरात की थी और सुन्नी माइनॉरिटीज़ में थे। लेकिन इराक के जो प्रेसिडेंट थे सद्दाम हुसैन, वो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते थे और उस वक्त इराक की गद्दी पर सद्दाम हुसैन बैठे हुए थे। उनकी हुकूमत उस वक्त इराक में थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इराक ने आखिरकार ईरान पर हमला क्यों किया था। दोस्तों, इसकी बहुत सी वजूहात थे और इनमें सबसे बड़ी वजूहात ये थी कि इराक के जो सद्दाम हुसैन प्रेसिडेंट थे, वो ईरान में जो आए इनकलाब से बहुत दुखी थे, यानी कि बहुत डरे हुए थे और वो किसी सूरत नहीं चाहते थे कि जिस तरह ईरान में इस्लामिज़म फैल रहा है, उनके मानने वाले यानी कि वो शिया कम्युनिटी के लोग जो इराक में रहते थे, वो कहीं ना कहीं इस्लाम की बात करना शुरू ना कर दें या इराक में शरीयत नाफिज करने के लिए उनकी हुकूमत पर दबाव डालना शुरू ना कर दें। इसी की वजह से जो सद्दाम हुसैन की बात पार्टी थी, उनके जो अपोजिशन लीडर थे, जो उस वक्त जीतकर पार्लियामेंट में शामिल थे, उन्होंने पार्लियामेंट में ये बातें उछालना शुरू कर दी थी। और इसी की वजह से सद्दाम हुसैन, जो कि अपने हुकूमत के ख़िलाफ़ उन लोगों को ज़्यादा एक सीरियस मैटर पे लिया करते थे, तो उन्होंने कईयों को तो जेलों में डलवाकर अजियत दी और कईयों को कत्ल भी कर दिया गया। दोस्तों, जब ये सारे मामलात और ये सारी कारगुजारियाँ जो सद्दाम हुसैन ने की थी वहाँ शिया जो लीडर थे उनको कत्ल करने की, तो ये जब आयतुल्लाह खुमैनी को पहुँची और उनके कानों में ये सारी बातें आईं, तो उन्होंने अपने ही मुल्क से रेडियो में एक बयान देना शुरू कर दिया। उन लोगों ने कहा कि जितने भी शिया हजरात इराक में रहते हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो अपनी हुकूमत कायम करें और ईरान की तरह इराक में भी इस्लाम नाफिज करें और शरीयत नाफिज करें। इस चीज़ से बहुत बहुत दुखी होकर इराक ने ईरान पर हमला कर दिया और उसकी वजह से ईरान और इराक की ये जंग का शुरुआत होती है 1980 में। दोस्तों, शुरू में तो इराक ने जो हमला किया था उसको बहुत कामयाबियाँ मिली, क्योंकि इराक का जो एक समुद्री इलाका है जहाँ से वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, वो बहुत ही उसके रकबे के हिसाब से बहुत ही कम है, जो कि उसने यूएनओ में भी इस बात को उठाया था कि जो इराक का जो साहली शहर है शररबाग, वो अभी ईरान में मौजूद है, लेकिन वो इराक का ही होना चाहिए, जिसकी वजह से इराक की समुद्री हदूद में इजाफा होगा और समुद्री जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के जो ज़रिया हैं, जो एक बंदरगाहें हैं, उनमें इजाफा होगा। तो दोस्तों, इसकी वजह से इराक ने ईरान पर हमला किया और सन 1982 तक
ये जंग जिसमें सबसे पल्ला भारी रहा था वो इराक का रहा था, क्योंकि उसके पास उस वक्त सोवियत यूनियन के दिए हुए हेलीकॉप्टर और मिलिट्री टैंक वगैरह और मशीन गन्स भी थी, जिनके अलावा ब्रिटिश टैंक और अमेरिकन वेपन्स भी उनको दिए हुए थे। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ती है वैसे वैसे ईरान भी इस जंग में अपनी पकड़ मजबूत करने लगता है, क्योंकि उस वक्त ईरान को बहुत से ममालिक ने तस्लीम नहीं किया था, क्योंकि जो कि नया नया इनकलाब ईरान में आया था, तो उस वक्त ईरान को ज़्यादातर लोगों ने तस्लीम नहीं किया था और ना ही उनका कारोबार और तिजारती मुआहदे किसी से हुए हुए थे। तो इसलिए उनको कोई वेपन्स वगैरह या हथियार वगैरह नहीं देते थे। जैसा कि आज हम देखते हैं कि चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया वगैरह जो है हर वक्त ईरान के साथ खड़े रहते हैं। नॉर्थ कोरिया और चाइना ये उस वक्त भी ईरान के साथ थे, क्योंकि इराक और ईरान की जंग में जो सबसे ज़्यादा वेपन ईरान को दिए गए थे वो इन्हीं दो ममालिक ने दिए थे। रशिया उस वक्त ईरान के साथ नहीं था। ये रशिया सोवियत यूनियन टूटने के बाद जब व्लादिमीर पुतिन की हुकूमत आई है रशिया में, और रशिया जो एक मुल्क के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है, तब से ईरान से और रूस के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उससे पहले इतने ताल्लुकात नहीं थे। तो दोस्तों, हम वापस आते हैं अपनी मेन मोटिव पर, और वो बात ये है दोस्तों कि जब 1982 में जब ईरान ने सीज फायर की मांग की थी इराक के साथ, तो उस वक्त इराक ने सीज फायर के लिए मना कर दिया था। लेकिन फिर धीरे धीरे इस जंग में ईरान की पकड़ मजबूत होती गई, और ईरान जो कि अब जंग में वापस अपनी मजबूत पकड़ के साथ इराक पे बाहर ही गिर रहा था, जो कि अब तक 2 साल में इराक ने हमले से जो ईरान की ज़मीनें कब्जा की थी वो वापस ईरान ने अपनी ज़मीनें छुड़वा ली थी। और अब तो ये होने लगा था कि इराक की ज़मीनों पर ईरान कब्जा करने लगा था। दोस्तों, इतना सब होने के बाद इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने भी सीज़ फायर की मांग कर दी थी, और वो कहते थे कि हम सीज़ फायर करना चाहते हैं। लेकिन अब जब ईरान इस जंग में मजबूत गिरने लगा था, यानी कि मजबूत होने लगा था, तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने ये शराइत रख दी थी कि हम जो सीज़ फायर है वो एक ही शर्त पर करेंगे कि अगर सद्दाम हुसैन अपनी हुकूमत से इस्तीफ़ा दे दें। तो सद्दाम हुसैन ने तो इस शराइत को कबूल नहीं की, और यूएनओ का जो सीज़ फायर का प्रस्ताव था वो भी ख़त्म कर दिया गया, उसको मानने से इनकार कर दिया गया। दोस्तों, इस जंग में जो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी, पिछले 3-4 साल से ये जंग जारी थी, तो अब बात आती है 1987 की। 1987 में दोस्तों ये जंग इतनी एग्रेशन हो जाती है कि दोनों ममालिक एक दूसरे पर केमिकल वेपन जो है वो फायर करने लगते हैं। ना सिर्फ केमिकल वेपन, बल्कि एक दूसरे की जो आम आबादी है उसको टारगेट करने लगते हैं, क्योंकि इराक की जो वो कैपिटल है बगदाद, उस पर ईरान अटैक करता है, और ईरान की जो कैपिटल तेहरान है उस पर इराक अटैक करता है। तो ले दे के जो नुकसान हो रहा था वो आम सिविलियंस का ही हो रहा था, और इस जंग में आम सिविलियंस की बहुत हद तक जानें कुर्बान हो चुकी थी। दोस्तों, जब ये जंग ख़त्म हुई, यानी कि 1988 में जब ये जंग का खात्मा हुआ, तो दोनों तरफ के ममालिक में तकरीबन 20 लाख लोग मारे गए थे। दोनों का इतना जानी नुकसान और इतना माली नुकसान हुआ था कि जिसका अंदाज़ा आज अगर मिडिल ईस्ट में कोई दूसरा मुल्क लगा सकता है, जैसा कि आज मिडिल ईस्ट में जंगें चल रही हैं, तो ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक जंग थी जिसमें जान माल की हानि बहुत ज़्यादा हुई थी। और दोस्तों, जब 1988 में इस जंग का खात्मा हुआ तो किसी के हाथ कुछ ना आया। जहां से जिस लकीर से इस जंग को शुरुआत हुई थी, आखिरकार जो सीज़ फायर हुआ, तब भी ये दोनों उस लकीर से ना तो 1 इंच ऊपर गए थे और ना ही 1 इंच पीछे हटे थे। तो ले देके बात यहाँ आती है दोस्तों कि इस जंग से किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिवाय 8 साल में सिर्फ जान और माल की नुकसान ही हुई थी। और यही वो वजह है दोस्तों जो आज मिडिल ईस्ट का नक्शा बदला हुआ नज़र आता है, क्योंकि सीरिया और इराक में जो रेबल ग्रुप हैं वो कहीं ना कहीं ईरान के सपोर्ट में रहते हैं। ना सिर्फ ईरान के, बल्कि जो दूसरे फ़िरक़े के ग्रुप्स हैं जिनमें अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत हैं, वो जो सुन्नी ग्रुप हैं वो कहीं ना कहीं तुर्की और सऊदी अरब के कंट्रोल में रहते हैं। उनको फंडिंग जो है तुर्की और सऊदी अरब से होती है, जबकि जो शिया ग्रुप्स हैं उनको फंडिंग ईरान करता है। तो आज जो हम मिडिल ईस्ट की सूरत हाल देखते हैं उसकी शुरुआत 1980 से हुई थी, ईरान और इराक की जंग से। उससे पहले इस मिडिल ईस्ट में जो नक्शे हैं मुल्कों के, वो वैसी के वैसी ही थे जैसा कि यूएनओ ने पेश किया थे।
लेकिन आज अगर हम मैप में देखते हैं दोस्तों, तो कहीं सुन्नी ग्रुप्स ने इराक के शहर को कब्जा कर लिया है, तो कहीं सीरिया के शहरों को कब्जा कर लिया है, और कहीं शिया ग्रुप ने इधर के ग्रुप्स को कब्जा कर लिया है। मतलब कहने का ये है दोस्तों कि इन ममालिक में, जो मिडिल ईस्ट के ये ममालिक हैं, सीरिया, इराक और लेबनान, शाम, इन ममालिक में अलग अलग, यानी कि एक हुकूमत नहीं है, बल्कि अलग अलग वहाँ के जो दूसरे ग्रुप्स हैं उन लोगों ने अपनी अपनी हुकूमतें कायम कर ली हैं, और जिन जिन एरियाज़ में वो लोग रहते हैं उन पर उनका कंट्रोल है, और वहाँ से जो आमदनी होती है उनसे उनका ही गल्ला भरा जाता है। हुकूमत को इससे कुछ नहीं मिलता, बल्कि हुकूमत से तो इन सबकी हाथापाई होती ही रहती है। कभी झड़पें होती रहती हैं, कभी हुकूमत आगे बढ़ जाती है, तो कभी हुकूमत को पीछे हटना पड़ता है। तो ये सब वहाँ हो रहा है दोस्तों। ईरान और इराक की जो ये जंग थी, इसके बाद मिडिल ईस्ट में जो सबसे पावरफुल बनकर उभरा था वो ईरान था। उसकी वजह ये थी दोस्तों कि इराक जो उस वक्त जंग में कूद गया था, यानी कि ईरान से जंग के बाद जो बहुत हद तक तबाहाली में जा चुका था, उसने उसको सुधारने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसके बाद इराक के जो प्रेसिडेंट थे सद्दाम हुसैन, उन्होंने कुवैत पर हमला कर दिया। और उसकी वजह ये थी दोस्तों कि कुवैत ने जो ईरान से जंग के लिए उसको फंड किया था, यानी कि 10 बिलियन डॉलर का, 10 बिलियन डॉलर का जो फंड इराक को दिया था, वो उसने मांगना शुरू कर दिया, और जिसको लौटाने की बजाय इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। इस तरह दोस्तों, जब अमेरिका पूरे 1 महीने बाद कुवैत को बचाने के लिए लौटा, तो इराक में पूरे नेटो फोर्स के साथ उसने बमबारी शुरू कर दी, और इराक में जो काबिज हुकूमत सद्दाम हुसैन की हुकूमत थी उसको गिरा दिया। तो दोस्तों, इस तरह इस मिडिल ईस्ट के जो आज नक्शे हम देख रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट के बुरे हालात हैं, वो इस तरीके से शुरू हुए थे। अपने आने वाले व्लॉग में हम आपको ये भी बताएंगे दोस्तों कि लेबनान में जो एक डेमोक्रेटिक हुकूमत थी, उसके अलावा जो एक हिजबुल्लाह तंजीम है वो किस तरह वजूद में आई, और जो 1982 से 85 तक इसराइल ने और दूसरे मुल्कों ने, जिसमें अमेरिका और फ्रांस था, उन लोगों ने लेबनान के साउदर्न हिस्से पे कब्जा कर लिया था, उसको हिजबुल्लाह ने कैसे आज़ाद कराया, और इसराइल को लेबनान से भगा देने में हिजबुल्लाह का क्या क्या योगदान था, ये सब हम आपको अपने अगले व्लॉग में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दोस्त नवाज़ खान।